नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अगली सुबह उन सब की वजह से अनुषा का पाँव स्लिप हुआ और वो मुंह के बल गिर पड़ी थी और चोट ऐन उसके सर पे लगी थी जहाँ से सर्जरी हुई थी और गिरते हुए ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। उसकी ये हालत देखते इन सब के हाथ पांव फूल गए थे। ज़ईम बड़ी हवेली की तरफ दौड़ा गाड़ी के लिए, क्योंकि वो जिस हाल में थी बाइक पे तो जाने से रही थी। उसके आने तक अम्मा और अहवाद खून रोकने से के लिए इड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। ज़ईम अनुषा की तबीयत खराबी का मुख्तसर बता के गाड़ी लेकर आया था और फिर वो तीनों उसके साथ हॉस्पिटल रवाना हो गए थे। अहवाद को अकेले घर छोड़कर नहीं जा सकते थे, न जाने उन्हें कितनी देर लग जाती, इसलिए उसे भी साथ लेकर गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही इसे एमरजेंसी में ले जाया गया था। जब तक डॉक्टर अंदर थे तब तक अम्मा और ज़ईम की जान सूली पे लटकी रही थी। डॉक्टर के बाहर आते ही दोनों डॉक्टर की तरफ दौड़े थे। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहन? खतरे वाली कोई बात तो नहीं है? ज़ईम ने तेजी से पूछा था। रिलैक्स यंग मैन, वो बिल्कुल ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। खून बह जाने की वजह से हमें उन्हें एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ऐसी बेहतियाती महंगी भी पड़ सकती है। डॉक्टर के कंधा थपथपाने के बाद आगे बढ़ गया और उसकी बात सुन के इन दोनों की जान में जान आई थी। वो अनुषा के रूम में आए थे तो वो दवाइयों के ज़रिए असर सो रही थी। ज़ईम ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा था। इसके सर पे खून निकलते वो एक लम्हे को तो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन डॉक्टर की बात पे उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ था। अहवाद बस खामोशी से ज़ईम को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि ज़ईम अनुषा से इतना प्यार करता है। उसके भाई भी उसे बहुत प्यार करते थे, कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन ज़ईम का अनुषा से प्यार देख के तो उसे अपना प्यार कुछ भी नहीं लगा था। जो शख्स अपनी बहन से इतना प्यार करता है वो अपनी बीवी से कितना करेगा। बहुत लकी होगी इसकी बीवी। ज़ईम को देखते उसने बेख्याली में सोचा था, बीवी तो तुम भी हो उसकी। अहवाद के ही अंदर से आवाज़ आई थी तो वो चौंकी थी, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को झटका दिया था, बल्कि यह ताल्लुक बिल्कुल भी आर्जी था। फिर पूरा दिन गुजार के शाम को ज़ईम ने अम्मा और अहवाद को वापस घर छोड़ दिया। आना चाहा तो अम्मा ने कहा कि मैं वहीं रुकूंगी। ज़ईम अहवाद को लेकर घर चला गया। ज़ईम ने बहुत मना किया, लेकिन अम्मा ना मानी, इसीलिए उसे मजबूरन अहवाद को लेकर गांव के लिए निकलना पड़ा था। खैर से गांव आओ अहबाद चौधरी के तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। अभी गाड़ी हॉस्पिटल की हदूद से निकली ही थी कि अहबाद के सेल पे वकास का मैसेज आया था, जिसे उसने नासमझी से पढ़ा था। बहुत सोचने के बाद भी जब उसे कुछ ना पल्ले पड़ा तो उसने रिप्लाई लापरवाही से कंधे उचकाए थे। वो बजाय आगे बैठने के पीछे भी बैठ गई थी। वो दोनों गाड़ी को लेकर गांव की हदूद में दाखिल हुए तो उसे आगे से वकास के आदमियों ने अपने साथ रास्ता ब्लॉक करके बहुत ही आराम से गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। इसे देखते अहबाद के जहन में वकास का मैसेज आया था। उसे वकास के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ज़ईम, गाड़ी रिवर्स करो, मुझे इस वकास के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अभी हमारे हॉस्पिटल से निकलते ही इसका मैसेज मिला था मुझे। मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार किया है इसने। अहवाद ने तकरीबन चीखते हुए कहा था। ये तो बात आप मुझे पहले भी बता नहीं सकती थी। कुछ और सोच लेता, मैं मुसीबत के मुंह में ज़रूर धकेलना था मुझे और ख़ुद को। ज़ईम ने गाड़ी रिवर्स करते गुस्से से कहा था, क्योंकि वो तो ब्लैक बेल्ट था, ना कोई टॉम क्रूज, वो जो अकेला उससे लड़ लेता, और वो बच्चा भी नहीं था, वो जो वकास के इरादों को समझ सकता था। इसलिए उसने गाड़ी वापस मोड़ना बेहतर समझा था। इसलिए मैंने कहा, एवं ही बकवास कर रहा है, अहवाद ने होंठ चबाते हुए कहा और साथ ही एक नज़र पीछे डाली थी जहां इन्हें गाड़ी रिवर्स करते देखकर वो भी गाड़ियां स्टार्ट कर रहा था। ज़ईम ने गाड़ी फुल स्पीड पे छोड़ दी थी और जो रास्ता सामने नजर आ रहा था वहां गाड़ी भगाता जा रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद आगे बस खेत ही खेत थे। आगे गाड़ी लेकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ज़ईम ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते उसके अहवाद का भाई हाथ पकड़ते बाहर निकला था और उसे लिए एक तरफ भागना शुरू कर दिया था। अहवाद हैरान परेशान से उसके साथ भाग रही थी। सिर्फ खेत ही खेत थे और ज़ईम इनके दरमियान छुपने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि पकड़े जा सकते थे। एक खेत की पगडंडी पे एक काम का घिनौना दरख्त नजर आया। ज़ईम को इससे कुछ सोचने के लिए अपने कद दरख्त की तरफ बढ़ाने पड़े। सोच के अपने ही कदम दरख्त की तरफ बढ़ाए और एक नज़र पीछे भी दूर आती गाड़ियों पर उड़ाई, मगर आवाज़ें मुसलसल नज़दीक से आ रही थी। वो किसी टाइम भी यहाँ पहुँच सकते थे। आप इस दरख्त के पर चढ़ जाएं? ज़ईम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो अहवाद ने सर हिलाया था। बचपन में इसकी यही तो शौक थे, फलदार दरख्तों पर चढ़ के फल खाना। वो अच्छी तरह इसी काम में ट्रेंड थी। उसे पता नहीं था इसका ये हुनर इस तरह उसके काम आ जाएगा। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल ज़ईम की तरफ बढ़ा दिया था और खुद दरख्त पर चढ़कर शुरू हो गई थी। ज़ईम ने तेज से उसका बाजू और मोबाइल पकड़ा और हेल्प करते हुए कहा था। हाथ में पकड़ी पगडंडी की चाबी भी उसके हाथ से नीचे चढ़ते हुए खुद ही बहुत पुराना था। दरख्त काफ़ी घना था, शायद बहुत पुराना था। ज़ईम और अहवाद बिल्कुल दरख्त के दरमियान में बैठे थे और अपनों को अच्छी तरह खुद को कवर किया था
और भागने की वजह से दोनों की सांसें फूली हुई थीं। इन्हें बैठने को कुछ देर हुई थी कि भागने कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन वो गाड़ी खाली देखकर इन्हें खेतों में ढूंढने निकले होंगे। अहवाद की तो गोया सांस ही सूख गई थी। वो वकास से किसी ऐसे घटियापन की उम्मीद नहीं रख सकती थी। ढूंढो इन्हें, ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो सिसकियां लेती वकास की गुस्से से भरपूर आवाज़ सुनते हैं अहवाद ने बेसाख्ता थोड़ा सा ज़मीन की तरफ खिसकना ज़रूरी समझा था, जिससे पत्तों में हल्की सी सरसराहट पैदा हुई थी। वो दोनों दरख्त के नीचे एक मोटे तने के पास बैठे हुए थे। वो दोनों दरख्त के एक मोटे तने के पास बैठे। क्या कर रही हैं आप? आराम से बैठें, इन्हें शक हो जाएगा। ज़ईम ने हल्की सी सरगोशी में उसे डपटा था। साईं यहाँ कहीं नहीं है, हमने सारे खेत छान मारे हैं। इस शख्स की रिपोर्ट खौफजदा आवाज़ गूंजी थी। यही यही कह रही होंगे, ढूंढो मुझे, आज हर हाल में वो लड़की चाहिए। वकास की गुस्से से चीखने की आवाज़ आई थी। बका अपनी इज्जत को लेकर खौफजदा अहवाद मजीद उसके करीब होती, बिल्कुल उसके साथ चिपकी थी। ज़ईम ने चौंक कर उसे देखा था। उसकी इतनी कुर्बत पे ज़ईम के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। वो उसे पीछे करना चाहता था, लेकिन चाह के भी ऐसा ना कर सका, और वो अपने खौफ के ज़ेरे असर इस बात को भूले बैठी थी कि उसके कितने नज़दीक है। फिर काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो दोनों इन्हें कहीं ना मिले तो वकास उन्हें गालियाँ निकालता वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद काफ़ी देर ऊपर बैठे रहे थे कि कहीं अगर वो आगे आ गया। अब आप नीचे उतरना पसंद करेंगी? अहवाज, जो ज़ईम की कमीज़ को दोनों मुट्ठियों में जकड़े खौफ से ज़ेरे असर माहौल में थी, खौफ के ज़ेरे असर माहौल से बेगाना थी, चौंक के होश में आई और शर्मिंदा होते उसने नज़रें मिलाई बगैर तेज़ी से पीछे हुई थी, और इस तेज़ी के ज़ेरे असर उसका तवाज़ुन ख़राब हुआ था। और इससे पहले कि वो गिरती, ज़ईम ने जल्दी से उसके बाजू को पकड़ा था। सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि अहवाज से नीचे लटक रही थी, जबकि ज़ईम ने एक हाथ पे थमा हुआ था और दूसरे हाथ से तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। अपनी पोजीशन देखते अहवाज शर्मिंदा हुई थी। ज़ईम ने उसे ऊपर खींच के तने पे बिठा दिया और खुद रिंग के थोड़ा नीचे जाते हुए दरख्त के साथ छलांग लगा दी थी। सीधा खड़े होते उसने अहवाज को देखा, जो थोड़ा नीचे तो आ चुकी थी, लेकिन छलांग लगाने से हिचकिचा रही थी। अब आ भी जाएं अब, या फिर अपने किसी और रिश्तेदार का इंतजार करेंगी? ज़ईम के तंज पे अहवाज ने उसे खूरी से नवाजा था और छलांग लगा देती थी। नीचे ज़मीन पे गिरते ही वो तेजी से हाथ छाड़ते उठी थी। फिर दोनों एहतियात से कदम उठाते खेतों से निकलते गाड़ी की तरफ बढ़े थे। ज़ईम ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते इस बात का इत्मीनान किया था कि वकास कहीं नहीं है, और फिर गाड़ी की तरफ बढ़े थे। गाड़ी के पास पहुंचते पहले ज़ईम ने देखा था कहीं वो गाड़ी को तो कुछ नहीं करके गया कि वो सारी रात यहीं रहे, लेकिन गाड़ी को सही सलामत देखकर उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ था। शायद गुस्से में उन्हें सलावातें सुनाते उसे गाड़ी को कुछ करने का ख्याल ही नहीं रहा हो। खैर, जो भी था, ये बात उनके लिए बहुत बड़ी गनीमत थी कि उसने गाड़ी को कुछ नहीं किया था, वरना वो पूरी रात ही फंसे रहते। इस दफा अहवाद पीछे बैठने की बजाय आगे बैठी थी। शायद वो अभी तक खौफ के हिसार में थी। ज़ईम गाड़ी बिल्कुल स्लो स्पीड पे चला रहा था कि अगर वो कहीं रास्ते में हो तो उनसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि वो अब मजीद कोई ड्रामा अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले अनुषा का गिरना और अब ये सब, वो जहनी तौर पे बहुत थक चुका था और घर जाके बस सोना चाहता था। फिर घर पहुंचते उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रास्ते में उसे कहीं भी वकास नामी बला नहीं टकराई और वो सही सलामत घर आ गए हैं। चौधरी हशमत को घर छोड़ने के बाद ही वकास ने सोच लिया था कि वो ज़ईम की गैर मौजूदगी में जाकर अहवाद को डराए धमकाएगा और उससे इस हद तक मजबूर कर देगा कि वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाए। इस तरह ज़ईम मजीद इनकी नज़रों में गिर सकता था और वो उनकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका और उसकी माँ और बहन को इज्जत की धमकी देकर अच्छी तरह चुप करवा सकता था। उसने अपना एक आदमी ज़ईम के घर पे नज़र रखने पे मामूर कर दिया था, जिसने उसे बताया था कि उसकी बहन जख्मी है, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल जा रही हैं। तब वकास को अपना प्लान बदलना पड़ा था और उसने इनका पीछा करने और पल पल की रिपोर्ट देने को इसको कहा था। फिर जब वो दोनों हॉस्पिटल से निकले तो उसके आदमी ने ही उसे उन दोनों के वहाँ निकलने का बताया था। तब वो अपने आदमियों के साथ गांव के दाखिली रास्ते पे ब्लॉक करके खड़ा था और साथ ही एक मैसेज अहवाद के नंबर पे छोड़ दिया था। उसे पूरा यकीन था कि वो इस मैसेज का इतना नोटिस नहीं लेगी, और ऐसा ही हुआ था। जब वो दोनों गांव के दाखिली रास्ते पे आए तो वकास ने उन्हें अपने प्लान के बारे में कामयाबी का बताकर झूम उठा था। आज वो अच्छी तरह अहवाद से अपनी बेइज्जती का बदला लेता और साथ ही ज़ईम को भी उसकी औकात याद दिलाता। लेकिन उसका प्लान तब चौपट हुआ जब ज़ईम गाड़ी रिवर्स कर रहा था। उसे यही कही था कि ज़ईम और अहवाद इतने आदमियों को देखकर डर जाएंगे और उसकी मिन्नतें करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो गाड़ी रिवर्स करते फुल स्पीड पे भगा के ले गया था। वकास ने भी जल्द होश में आते अपने आदमियों को उनका ताकुब करने का कहा था। आज वो इन दोनों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। वो इन दोनों से काफ़ी पीछे थे, इसलिए इन्हें पता नहीं चल सका था कि वो दोनों गाड़ी खड़ी करके कहाँ गए हैं। गाड़ी खेतों के आगे खड़ी थी तो वो भी यकीनन वहीं छुपे थे, लेकिन सरतोड़ कोशिशों के बाद भी वो इन दोनों का कहीं सुराग न लगा सका और गुस्से से खोलता दिमाग लिए वापस गाँव के लिए निकल गया। लेकिन घर जाने के बजाय सीधा डेरे पे आया था और अब हमेशा की तरह
उसका सारा गुस्सा कमरे पे निकल रहा था। कमरे की हर चीज तहस नहस हो चुकी थी। नहीं, वो दोनों मुझसे बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। उसने सामने पड़ी शराब की बोतल उठा के दीवार पे मारते हुए, चीखते हुए कहा था, और फिर दीवार के साथ बैठते हुए उसने गहरी सांस भरी थी। और सुकून हो जाओ वकास, क्या हुआ? जो एक प्लान फेल हो गया, जो तुमने दूसरी बाजी खेली थी, वो तो जरूर काम करेगी। खुद को रिलैक्स करते हुए बुड़बुड़ाया था और फिर पीछे दीवार के साथ सर टिकाती आंखें मूंद किया था। घर पहुंचते ज़ईम ने गाड़ी बाहर की खड़ी की थी, क्योंकि गाड़ी अंदर जा नहीं सकती थी। अहवाद के बाहर निकलते उसने गाड़ी अच्छी तरह लॉक की थी। उसे पता था कि चौधरी हशमत की गाड़ी देखकर कोई भी उसे चोरी करने की गुस्ताखी नहीं करेगा, इसलिए मुतमईन था। वो बहिफाजत घर तो पहुंच आए थे, लेकिन अहवाद का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो खौफजदा सी तकरीबन ज़ईम के साथ चिपकी हुई थी और वो बमुश्किल खुद पे जब्त किए खामोश था, वरना दिल में तो एक तूफान मच चुका था। वो जानता था कि अहवाद बस खौफ के साए तले इसकी कुर्बत में पनाह ढूंढ रही है, वरना वो तो कभी भी इसकी तरफ देखती भी ना थी। उसके इतने करीब आना तो दूर की बात थी। ज़ईम का मेन डोर लॉक करके अंदर अपने रूम तक आने तक अहवाद ने उसका हाथ थामे रखा था और बस रूम आते तक ही उसे बर्दाश्त किया था। कमरे में पहुंचते ही ज़ईम ने बगैर उसकी तरफ देखे एक झटके से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था। उसका अंदाज बस आम सा था, लेकिन न जाने क्यों अहवाद को उसके अंदाज में अपने लिए हकारत नजर आई थी और उसने लब भींच के गुस्से से ज़ईम का चेहरा देखा था, जहाँ गंदमी रंगत में इसे सुर्खियां खुली नजर आई थी। कोई खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मैं बस खौफ की वजह से तुम्हारे नजदीक आई, वरना मुझे तो ख्वाब में भी तुम्हारी कुर्बत गवारा नहीं है। अहवाद ने अपनी तरफ से इसे इसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की थी। जानता हूँ, ज़ईम ने सपोर्ट तासरात के साथ कहा था और अलमारी से अपना सूट निकाला था। तो तुमने इतनी हकारत से मेरा हाथ क्यों झटका, जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ तुम्हारी कुर्बत के लिए? अहवाद का लहजा सुलगता हुआ था। देखिए, मैं बहुत थक चुका हूँ। पहले हॉस्पिटल और फिर आपके नाम नेहाद कज़न की वजह से बहुत ख्वारी हुई। अब मैं लंबी तान के सोना चाहता हूँ, इसलिए बराए करम खुद भी आराम करे और मुझे भी करने दें। उसके लहजे की तेजी से ही लग रहा था कि वो किस कदर थका हुआ है। अहवाद बस उसे घूर ही सकी थी और वो उसकी खूरी को नजरअंदाज करते कपड़े लिए बाहर चला गया था। नहा के वापस आया तो टॉवल रखते सोफे पे पड़ी चादर उठा के वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। उसे बाहर जाता देखकर अहवाद खौफजदा होती अपनी जगह से उठी थी और परेशान नजरों से उसे देखा था। तुम कहाँ जा रहे हो? अहवाद की खौफजदा आवाज ने पैंडल पे घुमाते हाथ को उसके रोका था और उसने मुड़ के अहवाद को देखा था, जो हाथ मसलते उसे ही देख रहा था। मैं अनुषा के रूम में जा रहा हूँ। मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मेरा इस सोफे पे सोने का कोई इरादा नहीं है। और मैं कोई दूसरे सैयारे पे तो नहीं जा रहा जो आप खौफजदा हो रही हैं। साथ वाले कमरे में ही हूँ और मेरा ख्याल है कि शादी से पहले भी आप अपने रूम में अकेली सोती थी। अब भी सो जाएंगी? उसे तफसीली जवाब देते वो फिर जाने के लिए मुड़ा था। और अगर वो यहाँ आ गया तो तुम यहीं बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। अफवाद का इरादा तो उसे खरी खरी सुनाने का था, लेकिन अभी वो ये सब करने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसकी सारी बातें बर्दाश्त कर रही थी। उसकी बात सुन के ज़ईम ने गहरी सांस भरी थी। जितना वो अपने जज्बात से भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ये लड़की उसे आजमा रही थी। लेकिन जितना वो थक चुका था, अब मजीद बहस नहीं कर सकता था, इसलिए बगैर कुछ कहे बेड की तरफ हट गया था और लेटते ही अपने हाथ में पकड़ी चादर सर तक तान गया था। उसके लेटते अहवाद भी गहरी सांस भरते बेड से तकिया और चादर उठाते सोफे पर जाकर लेट गई थी। आज के वाक़े से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वकास इस हद तक भी जा सकता है। यही सब सोचते उसकी आंख लग गई थी। सुलेमान ने गजल को कॉल की तो उसने बातों ही बातों में उसे चौधरी हशमत की अचानक बेहोशी का बताया था। तो वो और जैन अगले ही दिन सुबह सुबह गांव पहुंच गए थे। जब वो हवेली पहुंचे तब हवेली के तीनों नफूस नाश्ता करने में मगन थे और इन दोनों को देखते हैरत का शिकार हुए थे। क्या हुआ बाबा साईं? गजल बता रही थी आपकी तबीयत की खराबी की वजह से बेहोश हो गए थे। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी वो सब इनकी अचानक आमद पे सही तरह हैरान भी नहीं हुए थे कि सुलेमान ने उन पे सवालों की बौछार कर दी थी। परेशानी दोनों के चेहरों से अयां हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। गजल बेटी ने एवं ही तुम दोनों को इतना परेशान कर दिया। इन दोनों की परेशानी को दूर करने के लिए चौधरी हशमत ने उन्हें तसल्ली दी थी। बाबा साईं, आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैन ने भी खफगी का इजहार किया था। अरे तुम दोनों बस एम ही परेशान हो रहे हो, वरना मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। चौधरी हशमत के लहजे में हल्की सी झुंझलाहट का अंसर था। चौधराइन और गजल बस इन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। हमने कुछ सुना नहीं, बस आज से आप डेरे पे नहीं जाया करेंगे। ज़ईम सारे इंतजाम संभाल लेगा, आप बस घर पर आराम करेंगे। सुलेमान ने उनकी हर बात को नजरअंदाज करते कहा था। अरे नहीं, ज़ईम भी नहीं है डेरे पे, उसकी बहन की तबीयत खराब है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर गया हुआ है उसे। शायद अभी तक नहीं आया, इसलिए किसी को तो होना चाहिए ना डेरे पे। चौधरी हशमत ने उसकी बात की नफी की थी। अभी कुछ अर्सा पहले ही उसकी बहन की सर्जरी हुई थी, अब फिर बीमार हो गई वो। ये बस छुट्टियां करने के बहाने हैं। सुलेमान ने माथे पे बल डाले कहा था। इस वाक़े के बाद शायद उसके अंदर इस कदर बुग़्ज़ भर गया था ज़ईम से कि अब वो उसकी किसी बात पे भी यकीन नहीं करता था। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। चौधरी हशमत ने उसे तनबीह की थी, जिस पे उसने बस सर छटका था। अब आप आ ही गए हो,
आ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर मेरे साथ चलना डेरे पर। चौधरी हशमत ने कहा तो वो दोनों सर हिलाते नाश्ते की टेबल पे बैठ गए थे। फिर नाश्ता खत्म करते वो तीनों डेरे पे चले आए थे। वो डेरे आए जहाँ एक और मसला उनके इंतजार में था, जिससे वो अनजान थे। चौधरी हशमत ने कभी ज़ईम से पैसों का हिसाब किताब नहीं मांगा था, इसलिए वकास ने इस आदमी को हिदायत दी थी कि वो खुद ही ये बात छेड़ दे ताकि चौधरी हशमत का ध्यान पैसों की तरफ जा सके। उसने वकास की बात पे अमल करते हुए ऐसा ही किया था। चौधरी साहब, वो कुछ पैसे चाहिए थे। बेटी ही के हाँ पहला बच्चा होने वाला है तो उसकी तरफ जाना था। आप थोड़े थोड़े करके मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। उस आदमी ने मस्कीन सी शक्ल बनाते चौधरी हशमत से कहा था। अरे ऐसी बातें कर रहे हो, बहुत मुबारक हो नवासे की। अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान से भरपूर लंबी जिंदगी दे। बताओ कितने पैसे चाहिए? चौधरी हशमत का लहजा नरमी और हलावत से भरा हुआ था। इतना तीर निशाने पे लगता देखकर वो बहुत खुश हुआ था। 10,000, उसने झिझकते हुए कहा था। अभी तो मेरे पास नहीं है, तुम थोड़ी देर तक ठहर जाओ, मैं हवेली से मंगवा के देता हूँ। चौधरी हशमत ज्यादा कैश नहीं रखते थे अपने पास कि कहीं गिर ना जाए। चौधरी साहब, वो जो फजलो मुंशी ने 2 लाख उधार लिए थे वो दे गया था परसों ज़ईम को। आप इस वक्त डेरे पर नहीं थे तो शायद उसने यहीं लॉकर में रखे हों। आप वहां से दे दे मुझे। अभी बाजार जाना है, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। सुलेमान को कुछ कहने के लिए मुंह खोलते देखकर वो तेज से बोला था, क्योंकि उसे यही उम्मीद थी कि वो दे देगा और इस तरह उनका प्लान चौपट हो जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ। चौधरी हशमत ये कहकर वहां से उठते उस कमरे की तरफ बढ़ गए थे जिसमें लॉकर था। कमरे में आते उन्होंने अपना अंगूठा लगाते लॉक खोला तो सामने बस इन्हें रजिस्टर ही रजिस्टर नजर आए। पैसे कहीं भी नहीं थे। उन्होंने पूरा लॉकर छान मारा था लेकिन उन्हें पैसे कहीं नजर नहीं आए थे। लॉकर बंद करके वो बाहर आए थे। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो पैसे ज़ईम को देकर गया है, लॉकर में तो रजिस्टर के सिवा कुछ भी नहीं है। चारपाई पे बैठते चौधरी हशमत ने कहा था। अरे चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? माना कि मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा, नजर भी कमजोर हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं हो रही कि मुझे फजलू मुंशी ज़ईम को पैसे देता हुआ नजर ही ना आए। वो खुद मेरे सामने पैसे देकर गया था, लेकिन पैसे इसने लॉकर में रखे थे या नहीं इसका मुझे नहीं पता। उसने चालाकी से उनके दिल में शक का बीज बोया था। चौधरी हशमत सोच में डूब गए थे और सुलेमान का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था कि ज़ईम ने एक और फ्रॉड किया इनके साथ, जबकि ज़ैन के चेहरे पे बस उलझन थी। अच्छा सुलेमान, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसे दे दो, बाकी ज़ईम आता है तो पूछते हैं उससे। शायद उसने कहीं और रख दिए हों। चौधरी हशमत ने सुलेमान को इसे पैसे देने का कहा था ताकि वो वहां से जा सके। उन्हें पता था सुलेमान जरूर ज़ईम के खिलाफ कोई बात कर देगा और वो नहीं चाहते थे कि इस मजारे के सामने कोई बात हो। पैसे लाकर वो वहां से चला गया था और बाहर निकल के उसने फोन करके वकास को भी बता दिया था कि उसने अपनी तरफ से शक का बीज बो के पूरी कोशिश कर दी है। इस पे एतबार कर दीजिए। देख लें आप बाबा साईं, एक ही धोखा बहुत होता है, लेकिन आपने तो एक धोखा करने के बाद उसे फिर भी नहीं निकाला ताकि वो आपको मजीद धोखा दे। उसके वहां से निकलते ही सुलेमान गुस्से से खोया हुआ था। क्या पता है इसे कोई गलत फहमी हुई हो या फिर ज़ईम ने पैसे कहीं और रखे हों और उसे मुझे बताने का याद ना रहा हो। चौधरी हशमत ने उसे ठंडा करने के लिए कहा था। अब वो इतना बच्चा भी नहीं है कि उसे गलत फहमी हो, और उसने पैसे और कहाँ रखने थे जब डेरे पे लॉकर मौजूद है। आप मान लें बाबा साईं, वो धोखेबाज है और ये 2 लाख भी उसने खुद ही गायब किए हैं और फिर मासूम बन जाएगा आपके सामने। सुलेमान का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुरसुकून रहो और ये अपनी राय कायम मत करो। वो आता है तो पता चल जाता है पैसे कहाँ हैं। अब की दफा चौधरी हशमत के लहजे में थोड़ी सख्ती थी। हाँ भाई, बाबा साईं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़ईम भा आज से तो यहाँ नहीं है ना, कितने सालों से सब कुछ उनके हाथ में है। उन्होंने कभी ये हेरा फेरी नहीं की तो अब क्यों करेंगे? ज़ैन ने भी ज़ईम की हिमायत की तो सुलेमान ने कुछ कहने के बजाय बस गुस्से से सर झटका था। सुबह पहले ज़ईम की आंख खुली थी। इतने दिनों बाद बेड पे सोने की वजह से पुरसुकून नींद आई थी, वरना तो सोफे पे वो मुश्किल ही एडजस्ट हो पाता था। उसने मुंह से चादर हटाते मुंदी मुंदी आंखें खोल के सोफे की तरफ देखा था जहां अहवाद दुनिया जहान से बेगाना मीठी नींद सो रही थी। ज़ईम कुछ पल खामोशी से उसे इस चेहरे की तरफ देखता रहा था। ये चेहरा जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही उसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया था। लेकिन ये बात हमेशा उसने खुद से भी छुपा के रखी थी, क्योंकि वो जानता था वो कभी भी इसका नसीब नहीं बन सकती। मगर किस्मत के हेर फेर ने उसे उसका नसीब बना ही दिया था। ये और मेरा नसीब, वो खुद पे ऐसा हंसी हंसा था। हाँ, वो इसका नसीब बनी थी मगर आर्जी तौर पे। जब तक वो उसके निकाह में नहीं आई थी वो सुकून में था, लेकिन अब अपनाने के बाद छोड़ देना ये उसकी बेचैनियों में इजाफा कर रहा था। वो उसके चेहरे को देखते बस यही सब सोचे जा रहा था, लेकिन फिर जल्द ही अपनी हर सोच को झटकते वो उठा था और फिर अलमारी से टॉवल और अपने कपड़े निकाल के वो नहाने चला गया था। जाते हुए दरवाजा बहुत जोर से बंद करके गया था ताकि वो उठ जाए, लेकिन जब वो नहा के वापस आया तो वैसे ही वो पड़ी हुई थी। ज़ईम ने उसे देखते ही नफी में सर हिलाया और तौलिया बेड की पायंती पे रखते अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए थे और हल्का सा उसकी तरफ झुकते उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ते हुए उसे उठाया था। उसके बुरी तरह झंझोड़ने पे नींद में गुम अहवाद ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली थी, जो सीधी खुद पे झुके ज़ईम की आंखों में टकराई थी, और उसे खुद पे झुका देखकर अहवाद ने बेसाख्ता चीख मारी थी, जिसपे ज़ईम बौखलाते हुए उसका कंधा छोड़ के पीछे हटा था। उसके पीछे हटते अहवाद अपनी बेतरतीबी पे धड़कते दिल पे हाथ रखती सीधी होकर बैठी थी। इस दौरान ज़ईम भी अपनी बौखलाहट पे काबू पाते अब उसे घूरने में मसरूफ था।
ये क्या बेहूदगी थी? ज़ईम का इशारा उसकी चीख की तरफ था। हाँ तो इतनी बुरा कौन जगाता है? मैं डर गई थी। अहवाद ने सारा इल्जाम उसके सर डाला था। ज़ईम ने उसे घूरते हुए कुछ कहना चाहा था मगर फिर खामोश हो गया था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।